नमस्ते दोस्तों। आज जो बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेश जो हमारा सेशन चलेगा वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो करेंगे भौतिक प्रदेश, यानी जो राजस्थान का जो निर्माण हुआ किसके आधार पर हुआ। तो सबसे पहले अगर अपन समझे इस चीज को कि जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, यानी जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी के ऊपर जितने भी महाद्वीप थे वो सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े थे। यानी पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी उस समय पृथ्वी के ऊपर जितने भी महाद्वीप थे, यानी हम समझे इस प्रकार से पृथ्वी। और अगर अपन देखें इस पृथ्वी पर आज वर्तमान में आपको कितने महाद्वीप नजर आएंगे, तो 7 महाद्वीप। लेकिन जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय जितने भी महाद्वीप थे सभी महाद्वीप आपस में एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे कहते हैं पैंजिया। तो हम जो बात कर रहे हैं, आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाता है कि पैंजिया किसे कहते हैं, पैंजिया का क्या अर्थ होता है। इस पैंजिया शब्द का जो अर्थ होता है उस अर्थ की बात करते हैं। एक बार सेकंड ग्रेड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पैंजिया शब्द का क्या अर्थ होता है, तो सभी स्थल भूभाग का एक साथ जुड़ा हुआ होना पैंजिया कहलाता है। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस समय जितने भी महाद्वीप आज दिख रहे हैं वो उस समय एक ही महाद्वीप के रूप में थे, जिसे हम क्या नाम देते थे, पैंजिया। तो अगर आपसे पूछिए पैंजिया शब्द का अर्थ क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि सभी स्थल भूभाग का जुड़े हुए होना। पहले सभी स्थल भूभाग एक साथ जुड़े हुए थे और वर्तमान में अपन कह सकते हैं कि इस पैंजिया से ही, ये जो पैंजिया है इस पैंजिया से ही क्या बने, महाद्वीप बने। यानी वर्तमान में कुल कितने महाद्वीप है, तो जो 7 महाद्वीप है, महाद्वीपों का जो निर्माण हुआ पैंजिया से हुआ। अब इसके बाद जब ये पैंजिया था और इस पैंजिया के चारों तरफ, यानी बीच में पैंजिया था, पैंजिया के चारों तरफ एक महासागर था। और जो एक महासागर था इस महासागर का जो नाम दिया गया है वो है पैंतालासा। इसे एक महासागर कहते थे और जो महासागर का नाम है पैंतालासा। अब देखिए, अब हमारे सामने एक पैंतालासा मिला और जो पैंतालासा से क्या बने, पैंतालासा से बने महासागर। हम कह सकते हैं कि वर्तमान में कितने महासागर हैं, 5। और इन महासागरों का जो निर्माण हुआ पैंतालासा से हुआ। यानी पैंजिया के, इसका अर्थ क्या हुआ कि पैंजिया के चारों तरफ एक जलीय भाग था जो क्या कहलाता था, पैंतालासा कहलाता था। अब देखिए साथियों, अब हम बात कर रहे हैं आगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान का निर्माण किससे हुआ, तो हम कह सकते हैं कि जो राजस्थान का जो निर्माण हुआ वो हुआ पैंजिया से। अब इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो पैंजिया है उस पैंजिया का विभाजन हुआ। पैंजिया कितने भागों में विभाजित हुआ उनकी बात करें तो पैंजिया का विभाजन, यानी ये जो पैंजिया था ये धीरे धीरे 2 भागों में विभाजित हुआ। तो पैंजिया का जो विभाजन, पैंजिया कितने भागों में टूटा, 2 भागों में टूटा। अब हम इसकी बात करेंगे कि इसके 2 भाग क्यों। जो पहला भाग है वो पहला भाग जिसे कहते हैं उत्तरी अंगारालैंड, या हम कह सकते हैं इसको, यानी जो उत्तरी भाग उत्तरी दिशा में जो गया वो क्या कहलाता है, अंगारालैंड, या इसे हम कह सकते हैं लॉरेशिया। इसके बाद जो दक्षिण में गया दूसरा नंबर पे, कौन सी दिशा में,
दक्षिण की तरफ, और जो दक्षिण की तरफ गया वो क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड कहलाया। यानी पेंजिया का जो विभाजन हुआ, पेंजिया कितने भागों में विभाजित हुआ, 2 भागों में विभाजित हुआ। अब इसको एक डायग्राम के माध्यम से अगर अपन समझे, इसको अगर अपन देखें कि जिस प्रकार मान लीजिए ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के बीच में हम कह रहे हैं भूमध्य रेखा आई हुई है, तो इस 0 डिग्री के उत्तर में जो भाग है वो कहलाता है क्या, ये जो भाग है ये कहलाता है अंगारा लैंड, और जो दक्षिण वाला भाग है वो कहलाता है गोंडवाना लैंड। यहां तक तो क्लियर। यानी कि हमारा जो राजस्थान है वो कौन से भूभाग से निर्मित है। अब यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा समझने की बात है, क्योंकि अगर हम देखें कि इस प्रकार से ये 0 डिग्री है, लेकिन इस 0 डिग्री के वर्तमान में हमारा राजस्थान, या हम कह सकते हैं हमारा भारत कहाँ पर मिल रहा है, तो आप कहोगे सर वर्तमान में तो हमारा भारत यहाँ पर है। कौन से भाग में? वर्तमान में भारत यहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। तो वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध में है भारत, लेकिन जिस समय उत्पत्ति हुई थी उस समय हमारा भारत कहाँ था? जिस समय उत्पत्ति हुई थी उस समय हमारा भारत दक्षिण में था। तो इसका मतलब भारत कौन से भूभाग का अवशेष है, या राजस्थान कौन से भूभाग का अवशेष है? तो आपका उत्तर क्या होगा? गोंडवाना लैंड का होगा। तो यहाँ तक तो क्लियर हुई बात आप लोगों की। हम बात किसकी कर रहे हैं, एक बार इसको अपन देखें तो हम बात करें राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश में हमने कहा कि जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जितने भी आज वर्तमान में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। सभी 7 महाद्वीप पहले उस समय आपस में एक साथ जुड़े हुए थे, सभी स्थल भूभाग एक साथ जुड़े हुए थे, और जिसे हम क्या कहते हैं? पेंजिया। तो अगर आपसे पूछिए पेंजिया शब्द का अर्थ क्या होता है, हम कह सकते हैं सभी स्थल भूभाग का एक साथ जुड़ा हुआ होना। फिर हमने कहा इस पेंजिया के चारों तरफ एक महासागर था, और उस महासागर को हम किस नाम से जानते हैं? पैंतालासा के नाम से जानते हैं। और हम कह सकते हैं इस पैंतालासा से क्या बने? महासागर, और पेंजिया से क्या बने? महाद्वीप। अब हमने कहा कि जो पेंजिया है, पेंजिया का क्या हुआ, यहाँ पर विभाजन हुआ। पेंजिया कितने भागों में विभाजित हुआ? पेंजिया 2 भागों में विभाजित हुआ। पहला जो भाग है धीरे धीरे ये कौन सी दिशा की ओर गया? उत्तर की ओर गया। जो उत्तर की ओर गया जिसे हम क्या कहते हैं? अंगारा लैंड कहते हैं। और जो दक्षिण की तरफ गया उसे क्या कहते हैं? हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। और फिर हमने कहा कि भूमध्य रेखा के उत्तर वाला जो भाग है अंगारा लैंड, और इसके दक्षिण वाला जो भाग है वो गोंडवाना लैंड। फिर हमने कहा कि जो हमारा भारत है, जिस समय उत्पत्ति हुई थी भारत की, उस समय भारत कहाँ पर था? तो आप लोगों ने कहा, मैंने कहा कि जो भारत था उस समय कहाँ था? दक्षिण में था, यानी इस भूमध्य रेखा के दक्षिण में था। इसी कारण भारत कौन से भूभाग का अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। लेकिन वर्तमान समय में अगर आज की अगर आप बात करें तो भारत कहाँ पर मिलेगा? तो भारत इस 0 डिग्री के उत्तर में मिलेगा, और एकमात्र ऐसा देश है जो इस 0 डिग्री के उत्तर में है। यानी जो दक्षिण में था वो धीरे धीरे कहाँ पर आया? उत्तर में आया। इसी कारण वर्तमान समय में भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में होते हुए भी ये कौन से भूभाग का अवशेष है? तो आपके गोंडवाना लैंड का है। यहाँ तक बात क्लियर। आगे चलते हैं अपन। अब देखिए आगे बात कर रहे हैं अपन। हमने कहा कि जो हमारा राजस्थान है वो राजस्थान कौन से भूभाग का अवशेष है। तो अभी इससे हमें ये चीज़ समझ में आई कि राजस्थान है वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है, यानी गोंडवाना लैंड से हमारा राजस्थान बना हुआ है। अब हम देखते हैं इसमें आगे कि अगर राजस्थान गोंडवाना लैंड का बना हुआ है, और अगर हम इस चीज़ को एक बार वापस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि मैंने कहा कि मान लीजिए इस प्रकार से पृथ्वी थी, और हमने कहा इस पृथ्वी के ऊपर वाला जो भाग है वो कौन सा भूभाग बना? ये है कौन सा? लॉरेशिया कह सकते हैं अपन, या अंगारा लैंड कह सकते हैं। और ये जो दक्षिण में जो भाग है ये कौन सा? हमने कहा ये कौन सा था? ये गोंडवाना लैंड था। यानी दक्षिण में गोंडवाना लैंड वाला भाग है, और उत्तर में जो है कौन सा है? अंगारा लैंड है। लेकिन हमने कहा कि जिस स्थान पर पहले हमने कहा इसके चारों तरफ क्या था? पानी था, जल था, और बीच में क्या था? यहाँ पर बीच में कहा हमने स्थल भाग था।
तो लेकिन जब स्थल भाग का जो विभाजन हुआ, स्थल भाग जो इस तरफ आया ये भाग और इस तरफ भाग गया, लेकिन सोचिए कि जब स्थल भूभाग यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पर्वतीय भाग है दोनों तरफ, और जब दोनों तरफ पर्वतीय भाग है यहाँ पर, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से विभिन्न प्रकार की नदियों की उत्पत्ति हुई। और जब नदियों की उत्पत्ति हुई तो नदियाँ कौन से भाग की तरफ प्रवेश कर रही है, तो इधर से भी नदियाँ किस तरफ जाएगी, इस मध्य भूभाग में जाएगी। यानी आप सोचिए जब इस बीच वाले भूभाग पर नदियाँ प्रवेश कर रही है, जब कभी भी नदी पर्वतीय भाग से प्रवेश करते हुए आएगी तो यह भूभाग जो होगा आपके किसके रूप में होगा। सोचिए यहाँ पर पहले स्थल भूभाग था और स्थल भूभाग होने के साथ साथ यहाँ पर कौन सा भूभाग होगा, जल आ गया बीच में, इसी कारण ये एक दलदल के रूप में क्षेत्र होगा। और इस दलदल के रूप में होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, यह एक प्रकार की क्या बनी, यह एक प्रकार की आपके भूसनदी बनी। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भूसनदी है, इस भूसनदी को अपन किस नाम से जानते हैं, इस भूसनदी को क्या कहते हैं, तैतीस सागर कहते हैं। यानी समझ में आई होगी बात आप लोगों के यहाँ तक। हम किसकी बात कर रहे हैं, हमने कहा सबसे पहले पेंजिया का। पेंजिया का कितना विभाजन हुआ, दो प्रकार से हुआ। उत्तर वाला जो भाग था वो कौन सा था, अंगारा लैंड। फिर हमने कहा दक्षिण वाला भाग कौन सा था, गोंडवाना। और इसके बाद फिर हमने कहा इसके बीच वाला जो भाग था वो किसके रूप में था, एक दलदल के रूप में था। और दलदल वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहना था, भूसनदी। और भूसनदी किसे कहते हैं अपन, तैतीस सागर से। यानी कुल मिलाकर हमारे सामने तीन शब्द आए, पेंजिया, पैंतालासा और तैतीस सागर। और फिर हमने कहा कि इसमें अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो हमने कहा कि जो हमारा राजस्थान है किसका अवशेष माना जाता है, गोंडवाना लैंड का। अगर मैं यहाँ कहूँ कि संपूर्ण राजस्थान किसका अवशेष है, तो आप क्या कहोगे, गोंडवाना लैंड का। फिर हम बात करते हैं इस गोंडवाना लैंड के आधार पर, या हम हमारे जो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, राजस्थान को भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया, तो वो अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भौतिक प्रदेश, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो अब हम देखें तो हमारा उत्तर क्या हुआ, राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है। यानी राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर एक है वो है थार का मरुस्थल, और जो नंबर 2 है वो है अरावली पर्वतमाला। पहला थार का मरुस्थल, नंबर 2 कौन सा, अरावली पर्वतमाला। और नंबर 3 है वह है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और नंबर 4 है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है, 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। अब हम देखें समझे, पहला कौन सा है, थार का मरुस्थल। नंबर 2 अरावली पर्वतमाला। नंबर 3 पूर्वी मैदानी प्रदेश। नंबर 4 दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। अब देखिए एक बार अपन क्या करते हैं यहाँ पर समझे कि जो यहाँ अगर आपसे पूछे कि जो पठार है या फिर अपन कहे कि जो पर्वत है, तो पठार और पर्वत क्या अंतर होता है, किसे अपन पठार कहेंगे, किसे पर्वत कहेंगे। तो याद रखना साथियों कि जब पर्वत जो होता है इस प्रकार की आकृति में होता है। अब सब जानते हैं अपन कि वो भूभाग जो धरातल पर जिसकी चौड़ाई अधिक हो तथा ऊपर जिसकी आकृति शंकुनुमा हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पर्वत कहते हैं। लेकिन यहाँ आपसे पूछा जाता है कि ये जो ऊंचाई है, पर्वत की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो पर्वत की जो न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए आपके 600 मीटर। यानी वो भूभाग जिसकी धरातल पर चौड़ाई अधिक हो तथा ऊपरी भाग पर वो शंकुनुमा हो, तथा जिसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है, उसे हम क्या कहेंगे,
उसे हम पर्वत कहेंगे। यानी पर्वत की न्यूनतम ऊंचाई कम से कम 600 मीटर होनी चाहिए। अब देखते हैं अपन कि अगर पूछे कि पठार की परिभाषा क्या होगी, तो पठार किसे कहेंगे? वो भूभाग जो धरातल पर जिसकी चौड़ाई अधिक हो तथा ऊपरी भूभाग पर वो एक समतल हो पर एक टेबल की आकृति में हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पठार। लेकिन इसमें भी हमारे से पूछा जाता है कि पठार की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम वो भूभाग जिसकी चौड़ाई अधिक हो धरातल पर तथा उसकी ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? 500 मीटर तक होनी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। तो याद रखना कि पठार की न्यूनतम ऊंचाई 500 मीटर, पर्वत की न्यूनतम ऊंचाई 600 मीटर। अब हम आगे जो बात करेंगे कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेश में हमने कितने भाग किए? 1, 2, 3 और 4। अब हमारा जो पहला जो भाग होगा वो होगा थार का मरुस्थल। अब अपन आगे चलते हैं। अब देखिए, एक बार देखें साथ कि जो थार का मरुस्थल है, इससे पहले यानी जो थार का मरुस्थल है, इससे पहले अपन एक बार इसको समझे कि जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर 50 जिले हैं वर्तमान में। तो अगर अपन समझे इस चीज को कि अगर अपन को राजस्थान के बराबर भाग करने हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? यानी रेखा के बारे में पूछा जाता है, कौन सी रेखा है जो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है? तो 2 भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा है वो कौन सी है, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो है आपकी 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। यानी 50 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है वो राजस्थान के 2 भाग करती है। जिसे कहते हैं अपन समवर्षा रेखा। ठीक है, ये राजस्थान के कितने भाग कर रही है? 2 भाग। अब इसमें देखते हैं कि जो 2 भाग कर रही है, नंबर 1 जो पहला भाग है जिसे कहते हैं उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, और नंबर 2 है दक्षिण पूर्वी राजस्थान। अब हम के उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो कुल जिलों की संख्या जो मिलेगी यहाँ पर, इस तरफ टोटल जो संख्या होगी वो होगी हमारे पास 21, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कुल जिलों की जो संख्या होगी वो संख्या टोटल कितनी होगी? वो होगी 29। इस तरफ है कुल जिलों की संख्या, इस तरफ कितने हैं? 29। और इस तरफ जो आए हुए हैं भौतिक प्रदेश, यानी उत्तरी पश्चिमी भाग में कुल कितने भौतिक प्रदेश है? तो भौतिक प्रदेश जो मिलेगा, एकमात्र भौतिक प्रदेश मिलेगा, तो कौन सा है वो? थार का मरुस्थल। और इस तरफ कितने भौतिक प्रदेश मिलेंगे? इस तरफ जो भौतिक प्रदेश मिलेंगे वो मिलेंगे 3 भौतिक प्रदेश मिलेंगे। यानी दक्षिण और पूर्वी राजस्थान के अंदर कितने भौतिक प्रदेश मिल रहे हैं आपको? 3 प्रदेश मिल रहे हैं। अब देखो इसमें 3 कौन कौन से मिल रहे हैं? नंबर 1 अरावली पर्वतमाला, नंबर 2 पूर्वी मैदानी प्रदेश, और नंबर 3 दक्षिण पूर्वी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश।
अब देखना कि ये जो भौतिक प्रदेश एक मिल रहा है, लेकिन ये उत्तरी पश्चिमी वाला जो भाग है वो क्षेत्रफल में क्या है, क्षेत्रफल में सर्वाधिक है। यहाँ का जो क्षेत्रफल अगर आप देखोगे तो लगभग आपको कितना मिलेगा, लगभग आपको 63% भूभाग मिलेगा, जहाँ पर कितने जिले मिल रहे हैं, 21 जिले। और ये जो भाग है आपके लगभग कितने प्रतिशत मिल रहा है, ये आपके 37%। लेकिन क्षेत्रफल में क्या है, ये क्षेत्रफल में आपको मिलेगा कम, ये क्षेत्रफल में कम है लेकिन जिलों की संख्या से अधिक है। ये क्षेत्रफल में अधिक है लेकिन जिलों की संख्या से कम है। तो अब आगे अपन देखते हैं, एक बार साथियों, एक बार क्या करते हैं अपन पूरे राजस्थान के भौतिक प्रदेश की एक सारणी बना देते हैं कि कौन से प्रदेश को किस प्रकार से बांटा गया है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण। देखिए कितने भाग किए, 4 भाग, यानी वर्गीकरण करते हुए अपन चलते हैं। जो पहला भाग है जिसे कहते हैं थार का मरुस्थल, और थार के मरुस्थल के कितने भाग किए गए, थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है, तो थार के मरुस्थल के भाग किए गए हैं 2। पहला जो है शुष्क प्रदेश, दूसरा जो है अर्ध शुष्क प्रदेश। याद रखना अर्ध शुष्क प्रदेश को राजस्थान बागर प्रदेश भी कहते हैं। फिर हमने कहा शुष्क प्रदेश के कितने भाग किए गए हैं, शुष्क प्रदेश के 2 भाग किए गए हैं। पहला जो भाग मिल रहा है इसमें, इसे कहते हैं मरुस्थलीय प्रदेश, और जो दूसरा भाग है इसे कहते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। फिर हम देखते हैं अर्धशुष्क प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया, इसके जो भाग किए गए हैं, कितने भाग है इसके, 4 भाग किए गए। पहला जो भाग मिल रहा है इसमें, इसे कहते हैं गग्गर का मैदान, नंबर 2 है शेखावाटी प्रदेश, और जो नंबर 3 है नागौरी प्रदेश, और नंबर 4 है लूणी बेसिन। यानी अर्धशुष्क प्रदेश को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा, हमने कहा इनको 2 भागों में बांटा। अब इसके बाद आगे बात करते हैं अपन, ताकि हमें पता रहे कि किस भाग को कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन से इसके भाग किए गए हैं। अब देखिए नंबर 1 थार का मरुस्थल, नंबर 2 लेते हैं अपन यहाँ पर अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला का जो विभाजन किया गया है, अरावली पर्वतमाला को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो अरावली पर्वतमाला को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भाग कौन कौन से यहाँ लिख रहा हूं। नंबर 1 दक्षिण पश्चिम अरावली, और दक्षिण पश्चिम अरावली को याद रखना आबू खंड भी कहा जाता है। नंबर 2 मध्य अरावली, और मध्य अरावली को मेरवाड़ा की पहाड़ियां भी कहते हैं, जिसकी चर्चा अपन आगे
करेंगे डिटेल से। और जो नंबर 3 है यह है उत्तरी पूर्वी अरावली। उत्तरी पूर्वी अरावली। तो अरावली पर्वतमाला को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 दक्षिण पश्चिम अरावली। दक्षिण पश्चिम अरावली को आबूखंड भी कहा जाता है, मध्य अरावली जिसे मेरवाड़ा की पहाड़ियां भी कहते हैं, और उत्तरी पूर्वी अरावली। इसके बाद आगे बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 पर जो लिया गया है वो है आप कौन सा प्रदेश, जिसे कहते हैं अपन पूर्वी मैदानी प्रदेश। और पूर्वी मैदानी प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? तो इसका जो नंबर 1 माही का मैदान, नंबर 2 बनास चंबल का मैदान, और नंबर 3 बाणगंगा का मैदान। यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? इसको 3 भागों में बांटा गया है, और 3 भाग हमने देख लिए कौन कौन से भाग को किस किस नाम से जाना जाता है। और जो नंबर 4 है, चौथा जो भौतिक प्रदेश है वो है कौन सा? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और इस दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के कितने भाग किए गए हैं? इसके 2 भाग किए गए हैं। नंबर 1 जो भाग है कौन सा? विंध्यन कगार। कौन सा? विंध्यन कगार। और जो नंबर 2 है जिसे कहते हैं हम हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार। तो हमने जो बात की कि राजस्थान को मुख्य रूप से कितने भौतिक भागों में बांटा गया, तो हमारा आंसर क्या था? 4 भौतिक भाग है। यानी राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। अब 4 भाग कौन कौन से? क्योंकि जब तक एक सारणी हमारे दिमाग में नहीं होगी तब तक हमें कोई चीज समझ में नहीं आएगी। क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहला कौन सा था? थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। नंबर 1 कौन सा? शुष्क प्रदेश, और दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश। और शुष्क प्रदेश को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, मरुस्थलीय प्रदेश और बालू का स्थित मुक्त प्रदेश। फिर हमने कहा अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश का दूसरा नाम क्या था? राजस्थान बागड़ प्रदेश भी कहते हैं। इसको मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया? 4 भागों में। नंबर 1 गग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, नागौरी प्रदेश और लूणी बेसिन। फिर हमने कहा अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। पहला कौन सा था? दक्षिण पश्चिम अरावली, या इसे हम आबूखंड भी कहते हैं। इसके बाद फिर कहा हमने कौन सा? मध्य अरावली। मध्य अरावली को क्या कहते हैं? मेरवाड़ा की पहाड़ियां भी कहा जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे कहा हमने उत्तरी पूर्वी अरावली। तो अरावली पर्वतमाला के 3 भाग हुए। फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा? तो हमने क्या कहा कि नंबर 1 माई का मैदान, बनास चंबल का मैदान और बाणगंगा का मैदान। याद रखना यहाँ पर कई किताबों के अंदर आपको ये चीज अलग लिखी हुई मिलती है। यहाँ पर लिखा रहता है बनास का मैदान और चंबल बाणगंगा का मैदान, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें 3 ये जो भाग इस प्रकार से याद रखें। फिर हमने कहा कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, और इस पठारी प्रदेश को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा? इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा। नंबर 1 है विंध्यन कगार और नंबर 2 है हाड़ौती का पठार। अब इसमें अपन जो बात कर रहे थे राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, अब मैं आपसे पूछूं इसमें कि अगर हमें कहे कि संपूर्ण राजस्थान कौन से भूभाग का अवशेष है, तो आप लोग क्या कहोगे? संपूर्ण राजस्थान है किसका अवशेष है? आप लोगों ने कहा कि तो हमारे गोंडवाना का अवशेष है। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि थार का मरुस्थल या पश्चिमी राजस्थान किसका अवशेष है, तब आप क्या बताओगे? क्योंकि ये जो भाग है थार का मरुस्थल वाला भाग, ये किसका अवशेष माना जाता है? ये 33 सागर का अवशेष माना जाता है। यानी अब इसी को, इन प्रदेशों को हम क्यों सारणी में लिखा? क्योंकि देखिए अगर हम बात करें कि टोटल कितने जिले हमारे 50, अगर मैं कहूं कि थार का मरुस्थल कितने जिलों में फैला हुआ है, तो आप 1 मिनट में कहोगे। पहले कितने थे? पहले थे
12 जिले, लेकिन वर्तमान में कितने जिले हो गए? 20 जिलों के अंदर क्या फैला हुआ है साथियों? थार का मूसल फैला हुआ है। फिर हमने कहा कि अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है लगभग वर्तमान में कितने जिलों में? तो ये कम से कम 20 से लेकर 21 जिलों के बीच में है। इसी तरह हमने कहा कि ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसका विस्तार कितने जिलों में मिलेगा? तो इसका विस्तार जो मिलेगा लगभग आपको 24 से लेकर 25 जिलों के बीच में, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है वो लगभग 9 और 10 जिलों के अंदर मिलेगा। यानी हम इनको विभाजन कर रहे हैं और अलग अलग जिलों के आधार पर हम पढ़ेंगे। जैसे थार के मूसल की बात होगी तो हमारे दिमाग में कितने जिले आएंगे? 20 जिले, ठीक है। इसी प्रकार से अरावली पर्वतमाला है तो कौन कौन से जिले किस तरफ से, तो अपन आगे बात करते हैं। अब अपन देखते हैं इनको एक और सारणी बनाते हैं यहाँ पर, उसमें अपन देखते हैं कि कौन सा प्रदेश किस हिसाब से या कौन से भूभाग से बना हुआ है। तो देखिए हमने कहा भाग, यानी जो भौतिक प्रदेश के जो भाग है कौन से नए हैं और कौन से पुराने हैं, भौतिक प्रदेश के भाग। देखो हमने कहा कि जो 4 भाग हैं, इन 4 जो भाग है इसमें से सबसे प्राचीन कौन सा है और सबसे नवीन कौन सा, उनकी बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा थार का मरुस्थल, और थार का मरुस्थल लिखने के बाद यहाँ पर लिखा हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश, और तीसरे नंबर पर लिखा अरावली पर्वतमाला, और यहाँ लिखा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब देखिए कि अगर हम कहें कि ये जो दोनों भाग है कौन सा, थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये दोनों किसके अवशेष माने जाते हैं? तो ये जो माने जाते हैं ये माने जाते हैं 33 सागर के अवशेष, 33 सागर के अवशेष माने जाते हैं। तो ये कौन सा भाग है? ये है नवीनतम भाग। और ये जो दोनों है अरावली पर्वतमाला और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये कौन सा है? हमने कहा 33 सागर से, और ये किससे माने जाते हैं? ये माने जाते हैं आपके गोंडवाना लैंड से, ये गोंडवाना लैंड के अवशेष माने जाते हैं। और ये कौन सा भाग है? इसमें हमने कहा ये नवीनतम भाग है। तो ये कौन सा भाग होगा आपके? ये जो भाग होगा प्राचीनतम भाग होगा। यानी एग्जाम में हमें कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा भूभाग है जो प्राचीनतम है, और ऑप्शन में 1, 2 और 1 इसमें से दे देंगे और कोई दूसरा दे देंगे। तो याद रखना ये जो भाग है आपके प्राचीनतम भाग है, और ये जो भाग है आपके कौन सा है? नवीनतम भाग है। अब आगे बात करते हैं। देखो अब हम आ रहे हैं नंबर 1, पहला जो है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, और थार के मरुस्थल की बात कर रहे हैं अपन कि थार के मरुस्थल को मुख्य रूप से एक राजस्थान, या पहले हम बात कर लेते हैं कि थार का जो मरुस्थल है ये विश्व के कितने देशों में है, विश्व के कौन कौन से देशों में है। तो देखिए तो ये थार का मरुस्थल विश्व के 2 देशों में फैला हुआ है, नंबर 1 पाकिस्तान और नंबर 2 भारत। और पाकिस्तान में थार के मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग फैला हुआ है? पाकिस्तान के अंदर 15% तक थार का मरुस्थल फैला हुआ है, जबकि भारत के अंदर कितना प्रतिशत भाग इसका फैला हुआ है? 85% भारत के अंदर फैला हुआ है। तो सर्वाधिक कहाँ पर है? भारत के अंदर थार का मरुस्थल सर्वाधिक फैला हुआ है। इसके बाद फिर हमने बात की कि भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है। तो जो भारत के जो राज्य है उसमें मुख्य रूप से कितने हैं, कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है? तो नंबर 1 अगर अपन बात करें पंजाब के बाद फिर अपन देखें कौन सा राज्य है? हमारा राजस्थान, और राजस्थान के बाद अगर अपन बात करें कौन सा आएगा आपके? हरियाणा, और हरियाणा के बाद अगर अपन देखें तो कौन सा राज्य मिल रहा है? गुजरात। यानी हम कह सकते हैं कि भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है। कौन सा?
थार का मरुस्थल, जिसमें सर्वाधिक कौन से राज्य में फैला हुआ है? तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान में क्या है? सर्वाधिक है। तो थार का जो मरुस्थल है वो राजस्थान में सर्वाधिक फैला हुआ है। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जो थार का मरुस्थल फैला, हमने कहा था पिछले वीडियो में कि राजस्थान के जो थार का मरुस्थल है वो कौन कौन से जिलों में आया हुआ है, थार का जो मरुस्थल है वो किस प्रकार से, उसके बारे में अपन बात करने के लिए कहा था कि उस मैप के माध्यम से अपन समझेंगे। तो देखिए सर, अपन जो बात करेंगे थार का मरुस्थल किन किन जिलों के अंदर है, किस प्रकार से, कौन कौन से जिलों में है, कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है, और उसके बारे में अपन इस मैप के माध्यम से समझें। तो देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें इसको, राजस्थान के भाग कर लेते हैं अपन। अब अपन चल रहे हैं सिरोही और उदयपुर के मध्य से, यानी सिरोही और उदयपुर के मध्य से अपन चले। ये जो मैं बना रहा हूँ ये 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है, जो राजस्थान को कितने भागों में विभाजित कर रही है? 2 भागों में विभाजित कर रही है। इसे ही हम क्या कह सकते हैं? इसे हम भारतीय जल विभाजक रेखा भी कह सकते हैं अपन, तथा इसे ही हम क्या कह सकते हैं? इसे अरावली पर्वतमाला भी कह सकते हैं। ये जो राजस्थान के कितने भागों में विभाजित कर रही है? 2 भागों में विभाजित कर रही। तो मैं यहाँ लिखूँ 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, यानी अपन मैप में इस चीज को समझ रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज अपन मैप में समझते हैं तो हमें जल्दी समझ में आती है। तो 50 सेंटीमीटर की ये समवर्षा रेखा है, राजस्थान को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित कर रही है? 2 भागों में विभाजित कर रही है। कि इधर वाला जो भाग है हमने कहा कि कौन सी दिशा है? ये दिशा है उत्तर और ये है पश्चिम, यानी उत्तर और पश्चिम में कुल कितने जिले हैं? पहले उनकी बात कर लेते हैं अपन। तो देखिए, अब अपन काउंट करते हैं यहाँ पर कि उत्तर और पश्चिम में टोटल कितने जिले हैं। तो याद रखना, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। हमने कहा कितने जिले मिले थे? 20। हमने कहा इस 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के, हमने क्या कहा? 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के उत्तर और पश्चिम में कुल जिलों की संख्या कितनी थी? तो इसमें मैं यहाँ लिख रहा हूँ उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में कुल कितने जिले मिले? तो यहाँ पर जो जिलों की संख्या मिली कुल कितने? 20, यानी हमें 20 जिले मिले टोटल। लेकिन साथियों याद रखना, इन 20 में से क्या थार का मरुस्थल, अगर उनसे कहे क्या थार का मरुस्थल 20 जिलों में है? तो नहीं, हमने कहा कि थार का जो मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल कितने जिलों में है? तो हमारी जो बात हुई थी कि थार का जो मरुस्थल है वो मुख्य रूप से 19 जिलों में फैला हुआ है। थार का मरुस्थल कितने जिलों में? 19 जिलों में। तो फिर आप सोचोगे कि जिले कितने आए थे? 20, और कितने जिलों में फैला हुआ है? 19 जिलों में। तो एक जिला ऐसा कौन सा है जिसमें थार का मरुस्थल नहीं है? देखिए, ये जो जिला है कौन सा? 7 नंबर पे हमने लिखा। इस जिले को अपन क्या करते हैं? यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। इस जिले को बाहर क्यों निकाला हमने? ये कौन सा जिला? पहले सोचिए। ये जो जिला है वो जिला है सिरोही। सिरोही जिले को हमने यहाँ से निकाल दिया बाहर। सिरोही जिले को हमने काउंट नहीं किया। क्यों नहीं काउंट किया हमने? क्योंकि सिरोही जिले के अंदर जो वर्षा होती है वो वर्षा कितनी होती है? आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? आप लोगों ने पढ़ा कि माउंट आबू, यानी सिरोही में जो वर्षा होती है वो वर्षा अधिक होती है। अधिक होने के कारण हमने क्या किया? इस सिरोही को यहाँ से बाहर निकाल दिया। सिरोही को हमने काउंट नहीं किया। यहाँ लिख रहा हूँ 100 सेंटीमीटर, जबकि बात किसकी हो रही है हमारी? 50 सेंटीमीटर। तो इस 50 सेंटीमीटर यानी जितने भी इधर वाले जो जिले हैं इन 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इन 19 जिलों के अंदर हमारा क्या आया हुआ है? थार का मरुस्थल आया। अब साथियों फिर हमने बात कही थी, फिर हमने इसमें पढ़ा था कि 19 जिलों के अंदर थार का मरुस्थल है और थार के मरुस्थल का विभाजन
थार के मरुस्थल का विभाजन। थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा था? तो थार के मरुस्थल को हमने कहा कि इसके 2 भाग किए थे हमने। किसके आधार पर किया था? तो यह 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। यह कितनी थी? 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। और अब कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा की बात करें अपन? 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। अब देखिए कि ये जिला है कौन सा? बीकानेर। यानी बीकानेर से होते हुए अपन जाएंगे कौन सा? फलोदी। और फलोदी से होते हुए, जोधपुर से होते हुए अपन सीधा इस प्रकार से आगे बढ़े बालोतरा, और बालोतरा से होते हुए अपन आगे बढ़े। तो ये जो है कौन सा? बाड़मेर। तो ये जो रेखा मैंने बनाई थी, ये जो रेखा कौन सी है? इस रेखा को कहते हैं अपन 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। यानी 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा क्या कर रही है? तो यहाँ लिख रहे हैं अपन 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो किसके 2 भाग कर रही है? थार के मरुस्थल के 2 भाग कर रही है। अब ये जो भाग है आपके, इस भाग को हम क्या कहते हैं? शुष्क प्रदेश। कौन सा? शुष्क प्रदेश। ये जो भाग है जिसमें अब फिर अपनी बात है कि शुष्क प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो ये पहला जो भाग है शुष्क प्रदेश। और शुष्क प्रदेश में जो जिले कितने मिलेंगे? तो देखिए एक बार काउंट करते हैं अपन। हमने कहा पहला कौन सा? नंबर एक बीकानेर। और इसके बाद फिर हमने कहा नंबर 2 कौन सा? फलोदी। नंबर 3 जैसलमेर। और नंबर 4 हमने कहा कौन सा? बालोतरा। और नंबर 5 कौन सा? बाड़मेर। यानी और नंबर 6 कौन सा? जोधपुर। यानी शुष्क प्रदेश वर्तमान में कितने जिलों में है? 6 जिलों में फैला हुआ है। शुष्क प्रदेश कितने जिलों में है? 6 जिलों में फैला हुआ है। लेकिन 6 जिलों में देखिए कि मैंने कहा नंबर 1 कौन सा है? तो ये बीकानेर। यहाँ पर मैप में देखना, क्या बीकानेर पूरा जिला आ रहा है इसमें? नहीं सर, बीकानेर का थोड़ा सा भाग आ रहा है। फिर हमने कहा कौन सा? ये फलोदी। तो फलोदी पूरा आ रहा है, थोड़ा सा फलोदी का अधिकांश भाग इसमें आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भाग है वह अर्ध शुष्क प्रदेश में भी आ रहा है। इसी के यहाँ पर फिर हमने देखा कौन सा? जोधपुर। तो जोधपुर का जो भाग है देखिए, थोड़ा सा जोधपुर का भाग इसमें आ रहा है। फिर हमने कहा जैसलमेर संपूर्ण आ रहा है। पूरा जैसलमेर कौन से भाग में जाएगा? शुष्क प्रदेश में। और फिर हमने यहाँ पर कहा कौन सा? बालोतरा का थोड़ा बहुत भाग। इसके बाद फिर हमने कहा कौन सा भाग यहाँ पर? तो ये बाड़मेर। यानी हमने जो बात की कि 6 जिले हैं, जिसमें एक ऐसा कौन सा जिला है? नंबर 1 है संपूर्ण जैसलमेर। जैसलमेर पूरा आएगा। संपूर्ण जैसलमेर में शुष्क प्रदेश है। और शेष जो 5 जिले हैं वो किसमें? 5 जो जिले हैं उसमें अर्ध शुष्क प्रदेश भी है। तो ये जो पहला भाग हुआ इसे कहते हैं कौन सा प्रदेश? शुष्क प्रदेश। तो याद रखना साथियों, अगर आपसे पूछे शुष्क प्रदेश राजस्थान के कितने जिलों में, तो आप क्या बताओगे? 6 जिलों में। और अर्ध शुष्क प्रदेश कितने? फिर हमारी बात हो रही है कि टोटल जिले कितने? 19। आप कहोगे सब 6 जिलों में क्या फैला हुआ है? 6 जिलों में फैला हुआ शुष्क प्रदेश। शेष कितने जिले रहे आपके? आप कहोगे सब शेष 13 जिले। क्या 13 जिलों में ही अर्ध शुष्क प्रदेश है? नहीं, 13 और 5 टोटल कितने हो गए? 18। यानी मैं अगर आपसे कहूं कि 18 जिलों में क्या फैला हुआ है, तो आप कहोगे अर्ध शुष्क प्रदेश। तो अगर आपसे पूछे कि अर्ध शुष्क प्रदेश राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है, तो आप कह सकते हो कि अर्ध शुष्क प्रदेश राजस्थान के 18 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिले? 18 जिले। 18 जिलों में अर्ध शुष्क प्रदेश कितने जिलों में? 6 जिलों में। यानी हमने एक जिला को छोड़ दिया। कौन से जिले को? जैसलमेर जिले को हमने छोड़ दिया कि जैसलमेर जिले में केवल और केवल कौन सा प्रदेश है? शुष्क प्रदेश है, अर्ध शुष्क प्रदेश नहीं है। यहाँ तक। अब देखते हैं आगे। हमने बात की कि जो शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश है इनकी चर्चा हुई। फिर हम कहे कि ऐसे कितने जिले, इसी मैप के माध्यम से अगर अपन समझे, ऐसे कितने जिले हैं जिससे होकर 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा गुजरती है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से जिले से होकर 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए अब कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है। तो नंबर 1 हमने कहा कौन सा? यानी यहाँ लिख रहे हैं 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। और 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो नंबर 1 का हमने कौन सा?
बीकानेर, बीकानेर से होकर गुजर रही है। और नंबर 2 बीकानेर के बाद में कौन से जिले में जा रही है? तो हमने कहा बीकानेर, बीकानेर के बाद में कौन सा जिला? फलोदी, फलोदी के बाद में तीसरे नंबर पर कौन से जिले में जाएगी? फलोदी के बाद हमने कहा कौन सा जिला आ रहा है? जोधपुर। और जोधपुर में भी याद रखना कौन सा? जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। और जोधपुर ग्रामीण के बाद सीधा आगे गई, कौन सा जिला आ रहा है आपके? बालोतरा। और बालोतरा के बाद कौन से जिले से होकर गुजर रही है? बाड़मेर। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजर रही है? 5 जिलों से होकर गुजर रही है। यहीं पर आपके लिए एक और क्वेश्चन बना। कौन सा क्वेश्चन? देखिए, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो शुष्क प्रदेश तथा अर्ध शुष्क प्रदेश, यानी आपसे पूछे कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिसमें शुष्क प्रदेश व अर्ध शुष्क प्रदेश फैला हुआ है, तो आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर क्या होगा? 5 ऐसे जिले हैं, शुष्क प्रदेश व अर्ध शुष्क प्रदेश वाले जिले। कितने? 5 जिले हैं जिसमें शुष्क प्रदेश भी है और अर्ध शुष्क प्रदेश भी है। तो हमने जो बात की कि कौन सा भाग? शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। अब इसी मैप में अपन एक बार देख लेते हैं कि जो शुष्क प्रदेश है इसके कितने भाग किए गए, उनकी बात कर लेते हैं अपन। तो देखिए, हमने कहा कि इधर वाला जो भाग है ये पूरे के पूरे जो जिले मिल रहे हैं अपन को शुष्क प्रदेश वाले, और इधर वाला जो भाग है आपके कौन सा? अर्ध शुष्क प्रदेश। तो अर्ध शुष्क प्रदेश में कौन कौन से जिले, उनकी बात कर लेते हैं अपन। यानी इसका जो वर्गीकरण मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं अपन कि अर्ध शुष्क प्रदेश को किन किन जिलों के आधार पर बांटा गया। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करें शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश को मुख्य रूप से कौन कौन से जिलों में विभाजित किया गया? देखो, ये जो जैसलमेर है और जैसलमेर के अंदर ये जो भाग है इस भाग को कहते हैं बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश, बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, ये जो भाग है यानी शुष्क प्रदेश की बात करें अपन कि शुष्क प्रदेश को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा? तो शुष्क प्रदेश के हमने कितने भाग किए? 2 भाग। ये जो पहला जो भाग है इसे कहते हैं बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश, बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। मुक्त है, याद रखना। और यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई रेत नहीं पाई जाती है। और इसके बाद में जो ये जो भाग है आपके शेष जो भाग है इस ये जो जहाँ पर जिसे कहते हैं अपन कौन सा? मरुस्थलीय प्रदेश। यानी ये जो शेष भाग है यहाँ पर रेत के विभिन्न प्रकार के आपको टीले पाए जाते हैं, तो ये दूसरा है मरुस्थलीय प्रदेश, जिसकी चर्चा अपन डिटेल से आगे करेंगे। तो नंबर 1 बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश और नंबर 2 मरुस्थलीय प्रदेश। फिर हमने कहा कौन सा? अर्ध शुष्क प्रदेश। ये जो है अर्ध शुष्क प्रदेश, और अर्ध शुष्क प्रदेश को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा? तो हमने सारणी में देखा था अर्ध शुष्क प्रदेश को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। अब देखिए 4 भाग कौन कौन से? तो ये जो पहला जो भाग है, अब पहले भाग में यहाँ से लेता हूँ मैं कौन सा? अनूपगढ़, अनूपगढ़ से होते हुए गंगानगर और गंगानगर से होते हुए हनुमानगढ़ तक जा रहे हैं। ये जो पहला जो भाग है नंबर 1 जो मुख्य रूप से राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ? 3 जिलों में फैला हुआ साथी, याद रखना। नंबर 1 अनूपगढ़, नंबर 2 गंगानगर और नंबर 3 कौन सा? हनुमानगढ़। 3 जिलों में फैला हुआ, इसे कहते हैं गग्गर का मैदान। अगर आपसे पूछे कि गग्गर का मैदान वर्तमान में राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ, तो आप कह सकते हो कि गग्गर का मैदान वर्तमान में राजस्थान के 3 जिलों में फैला हुआ है। पहले कितने जिलों में था? 2 जिलों में था। नया जिला कौन सा बना? अनूपगढ़। अब आगे बात करें अपन, आगे अगर अपन देखें इसमें कि नंबर 2 है कौन सा? अब देखिए ये जो जिला है यहाँ पर जो नया बना कौन सा? नीम का थाना। और इसके बाद में ये जो जिला है कौन सा? सीकर। और फिर हमने कहा ये जो जिला है कौन सा? झुंझुनू। और ये जो जिला है चूरू। यानी पहले हमने कहा कि इन 3 जिलों को कौन कौन से जिले? चूरू,
सीकर और झुंझुनू, इन 3 जिलों को शेखावाटी प्रदेश कहते हैं। लेकिन अब शेखावाटी प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। नया कौन सा? नीम का थाना। नीम का थाना, झुंझुनू, सीकर और चूरू, ये 4 जिले क्या कहलाते हैं? शेखावाटी प्रदेश। तो इसी के आधार पर ये जो सीधा का जो भाग है, यानी अपन सीकर से होते हुए यहाँ से जा रहे हैं और ये इन जिलों के अंदर जो फैला हुआ है इसे हम क्या कहते हैं? यानी कौन सा जिला आ रहा? बीकानेर। बीकानेर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना, ये जो 4 जिले हैं ये कौन सा प्रदेश कहलाता है? ये कहलाता है शेखावाटी प्रदेश। कौन सा? शेखावाटी प्रदेश। तो नंबर 2 हुआ शेखावाटी प्रदेश। अब नंबर 3 कौन सा भाग, उसकी बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर जो भाग है देखिए, इसमें तीसरे नंबर पर कौन सा जिला मिल रहा है? नागौर। और नागौर से ही कौन सा जिला बना? कुचामन, कुचामन, डीडवाड़ा। तो नागौर, कुचामन, डीडवाड़ा और थोड़ा बहुत किसका भाग मिलेगा आपको? जोधपुर का भाग, थोड़ा सा भाग मिलेगा। और जो तीसरा भाग है ये कौन सा, किस नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं अपन नागौरी प्रदेश। कौन सा? नागौरी प्रदेश, जो नागौर, कुचामन, डीडवाड़ा इन जिलों में फैला हुआ है। तो नंबर 3 हुआ नागौरी प्रदेश। अब देखिए 4 नंबर पर जो मिल रहा है हमें, 4 नंबर पर मुख्य रूप से जिसमें जिलों की संख्या भी अधिक है, यानी जोधपुर। और यहाँ पर हमने कहा कौन सा? अजमेर। और अजमेर, और हमने कहा कि अजमेर किस तरफ है? इस 50 सेंटीमीटर रेखा, समवर्षा रेखा के दक्षिण और पूर्वी तरफ आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर कौन सा? ब्यावर। तो हम क्या करेंगे? इस ब्यावर, तो हम कह सकते हैं कि जो ब्यावर है, ये ब्यावर आधा इस तरफ आया हुआ है और आधा इस तरफ आया, मध्य से होते हुए जा रही है। तो नंबर 1 यहाँ पर बात करें ब्यावर। फिर हमने कहा ये जोधपुर, और ये जोधपुर कौन सा? शहरी, और ये जोधपुर ग्रामीण। और इसके बाद फिर हमने बात की थी कौन सा जिला मिल रहा है यहाँ पर? बालोतरा। और बालोतरा के बाद फिर हमने देखा कौन सा? ये बालोतरा के बाद में बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में हमने देखा ये कौन सा? सांचौर। और ये जालौर और ये पाली। कुल मिलाकर इन जिलों के अंदर जो फैला हुआ है जिसे कहते हैं हम कौन सा प्रदेश? लूणी बेसिन। क्यों कहा गया है लूणी बेसिन? याद रखिए क्योंकि इस प्रदेश से यानी अजमेर जिले से एक नदी निकलती है। कौन सी? लूणी नदी। तो लूणी नदी निकलने के कारण इसे लूणी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। यानी अजमेर जिले की नाग पहाड़ियों से निकलती है और नाग पहाड़ियों से निकलकर नागौर, नागौर से होते हुए पाली, पाली से होते हुए जोधपुर, जोधपुर से होते हुए बालोतरा, बालोतरा से होते बाड़मेर। और इस प्रकार से ये जो नदी निकलती है, इस लूणी नदी के कारण ही इस प्रदेश को क्या कहते हैं? लूणी बेसिन कहा गया है। तो यहाँ पर हमने इसकी बात की, एक बार हमने यहाँ पर थार के मौसम को मानचित्र के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की कि पहला कौन सा? शुष्क प्रदेश। दूसरा कौन सा? अर्धशुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश को हमने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। पहला कौन सा था आपके? मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा कौन सा था? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। यानी मैप में हमें ध्यान रखना कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की रेत नहीं पाई जाती है, रेत का अभाव है। जबकि मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर रेत विभिन्न प्रकार के टीले पाए जाते हैं। फिर हमने कहा कि जो अर्धशुष्क प्रदेश है, अर्धशुष्क प्रदेश मुख्य रूप से राजस्थान के कितने जिलों में है? तो हमारी जो बात हुई कि मुख्य रूप से 18 जिलों में। कौन से जिले में नहीं है? तो हमने कहा जैसलमेर के अंदर नहीं है। फिर इसके अर्धशुष्क प्रदेश को ही क्या कहते हैं? राजस्थान का बागर प्रदेश कहा गया है। और बागर प्रदेश या अर्धशुष्क प्रदेश जो मुख्य रूप से 18 जिलों में, 18 जिलों का फिर हमने वर्गीकरण किया कि नंबर 1 कौन सा? गग्गर का मैदान। गग्गर का मैदान राजस्थान के कितने जिलों में? 3 जिलों में। पहले कितने जिलों में था? 2 जिलों में। फिर हमारी बात हुई शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश में कितने जिले थे? पहले 3 जिले थे, वर्तमान में कितने हो गए? 4 हो गए। कुल मिलाकर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, ये सभी भाग क्या कहलाता है? शेखावाटी प्रदेश। फिर हमने कहा नागौरी प्रदेश। नागौरी प्रदेश के अंदर नागौर, कुचामन, डीडवाड़ा और जोधपुर का थोड़ा बहुत भाग आता है। फिर हमने कहा लूणी बेसिन, जो लूणी बेसिन लूणी नदी के आधार पर इसका नाम रखा गया है लूणी बेसिन। तो यहाँ पर आपको मानचित्र में हमने देखा, क्योंकि कोई भी चीज मानचित्र में अगर अपन समझते हो हमें जल्दी समझ में आती है। आगे की जो बात करेंगे अपन डिटेल से नेक्स्ट क्लास में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।